आज इस लेक्चर में हम पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के अंतर्गत गतिविधि या क्रियाएं इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि हमने जितनी भी अवस्थाएं पढ़ी हैं और हमने अभी जितने भी पूर्व विद्यालय शिक्षा के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, नर्सरी, बालवाड़ी, इसमें सभी में हमने देखा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों से करवाई जाती हैं। साथ ही कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो काम में जो है वो लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो अवस्था है पूर्व विद्यालय अवस्था, जो कि हम 3 से 6 वर्ष मान रहे हैं, इसको 7-8 वर्ष तक की अवस्था रहती है। इस अवस्था में जो है वो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है मुख्य रूप से बच्चे की वृद्धि और विकास को जो है तेज करना होता है। तो उसे जो है वो बहुत सारी ऐसी शिक्षाप्रद व व्यवहारिक बातें जो है वो सिखाई जाती हैं और ये जो गतिविधियाँ होती हैं उनके शारीरिक, मानसिक, रचनात्मक एवं व्यवहारिक जीवन से संबंधित जो है वो विकास में सहायक होती हैं। अर्थात हम जो भी ईसीई के अंतर्गत क्रियाएं करवाते हैं वो बालक के विभिन्न विकास के साथ ही उसके व्यवहारिक जो ज्ञान है या अनुभव जो है उसको बढ़ाने में जो है वो सहायक होती हैं। हम देखते हैं कि जन्म से 3 वर्ष तक का जो बालक होता है उसकी जो वृद्धि और विकास होता है वो बहुत तेज गति से होता है। इस समय जो है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो है वो सभी विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। साथ ही जो है वो धीरे धीरे जो है स्व नियंत्रण की ओर भी अग्रसर होता है। बालक जो है वो अपनी भाषा का विकास भी जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं और विभिन्न प्रकार की बातों को जो है वो सीखते हैं। प्याजे जो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा के बौद्धिक विकास के संबंध में बहुत अध्ययन किया है और अपने शोध के जो है वो कई निष्कर्ष जो है उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो उनके अनुसार जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक बालक अपनी संवेदनाओं जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि के माध्यम से अपने वातावरण से जो है वो परिचित होता है। इसी प्रकार इस समय जो बालक होता है उसमें क्रियात्मक गतिविधियां जैसे हम देखते हैं कि पकड़ना, फेंकना, दौड़ना, है ना, संतुलन बनाना, ये भी जो है वो उसमें उनको वो सीखने लगता है। अतः इस समय बालक को यदि विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री या वस्तुएं उपलब्ध करवाकर क्रियाएं करवाई जाती हैं तो वह विभिन्न प्रकार के अनुभव ग्रहण करता है। अर्थात हम कहें कि इस समय तक जो है बालक जो है वो एक्टिव लर्नर रहता है कि हम उसे जो भी सिखाते हैं वो बहुत आसानी से जो है वो जल्दी सीखना शुरू कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि 2 वर्ष के आसपास जो है बालक बौद्धिक विकास की अगली जो अवस्था की ओर अग्रसर होता है। इस समय बालक में विभिन्न प्रत्ययों का विकास जो है वो प्रारंभ होने लगता है और जो वस्तु हम उसे दिखाने का प्रयास करते हैं वो उसको देखता है, परखता है और समझने की कोशिश करता है और उसको जो है वो याद रखने की भी वो कोशिश करता है। तो एक तरह से हम देखें कि जब ये जो 2 वर्ष तक आते आते बच्चे में जो है वो इस तरह की एक्टिविटी को समझने और करने की योग्यता जो है वो विकसित हो जाती है। तो जब वो पूर्व विद्यालय में आता है, अर्थात हम बात करें कि 3 वर्ष तक आते, 2.5-3 वर्ष तक, तो वो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि 2 वर्ष तक से भी उसका विकास जो है वो तीव्र गति से हो रहा है। हमने देखा सारे विकास हो रहे हैं उसके तीव्र गति से, तो वो सारे प्रत्यय को समझना और चीज़ों को सीखना भी, विभिन्न बातों को सीखना भी वो प्रारंभ कर देता है। तो हम देखते हैं कि ये बच्चों के लिए जो एक्टिविटी जो है वो प्लान की जाए इस समय विद्यालय में, तो उसके लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान की जाए, कौन सी जो है वो एक्टिविटी हो जिसके माध्यम से जो है वो बच्चा आसानी से सीखे। तो इसके लिए कुछ जो है वो सिद्धांत बताए गए हैं कि इन सिद्धांतों को बालक के लिए एक्टिविटीज़ या गतिविधियों की योजना बनाते समय जो है वो ध्यान रखना चाहिए। जिससे सबसे पहली बात है कि बालक के लिए स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना। कोई भी क्रिया यदि बालक से करवाई जाए तो उसमें बालक की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए। इस प्रकार की सुविधा बालक को विभिन्न खेलों के माध्यम से प्राप्त हो जाती, क्योंकि बालक क्या होता है, खेल
में जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। और हमने देखा है कि ये जो अवस्था है वो बालक को औपचारिक शिक्षा की नींव जो है वो प्रदान करती है। तो इस समय जो है यदि स्वतंत्र वातावरण में जो उसे सिखाया जाएगा, और साथ ही हम कहें कि धीरे धीरे पहले उसे खेलों में जो है पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ा गया और फिर उसे साथ में कुछ नियम भी बताए गए, तो धीरे धीरे वो उन नियमों को समझना और उन्हें मानना शुरू कर देता है। तो एक तरह से हमने देखा कि हम स्वतंत्रता से उसे धीरे धीरे जो है वो आगे नियम आदि में बांध कर जो है वो कार्य करना या कोई एक्टिविटी करना जो है वो धीरे धीरे सिखा सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है इसका कि बालक की सीखने की क्रियाएं स्वयं करने पर आधारित हो, अर्थात बालक जो हम बार बार बात करते हैं कि इस अवस्था में लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात बालक जो है स्वयं करके सीखे। तो बालक को विभिन्न प्रकार के अनुभव की आवश्यकता जो है होती है, अर्थात शिक्षक स्वयं सिर्फ करके दिखाए तो वो बालक के लिए उतना प्रभावशाली नहीं होता। यदि बालक जो है खुद जो है वो करता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें स्वयं समझ में आती हैं। जैसे हम कहें कि टीचर उसे कोई चीज़ सिखा रही है और वो बालक को ही कुछ पेपर कटिंग है और कुछ चिपकाना है, तो बच्चे को हम खुद ही उसको चिपकाने के लिए दें तो उसे पता चल जाता है कि धीरे धीरे एक बार वो थोड़ी गलती करेगा कि इस चित्र को चिपकाने में मुझे कितनी गोंद की आवश्यकता है, कितनी दूरी से मुझे चित्र को काटना है, बजाय इसके कि टीचर खुद जो है वो खुद उसको करके दे बार बार। तो एक बार यदि टीचर ने सिखा दिया या हमने घर में कुछ बात बच्चे को सिखा दी, उसके बाद उसे खुद करने का अवसर जो है वो इन एक्टिविटीज़ में दिया जाए। तीसरा ही जो सिद्धांत बताया है कि क्रियाएं जो है वास्तविक वस्तुओं और परिस्थिति पर आधारित हो, अर्थात यदि हम उसे वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ों को सिखाएंगे, जैसे हम फल बताना चाह रहे हैं, उसे सब्जियों के बारे में बताना चाह रहे हैं या जानवरों के बारे में या प्रकृति के बारे में, तो हम उससे साक्षात रूप से उन चीज़ों को दिखाएं। जैसे हम बारिश में जो है वो उसको दिखा सकते हैं कि बरसात क्या है, उसकी किस तरह से उपयोगिता है, कैसे पेड़ जो है वो लगते हैं। तो बच्चा जो है वो वास्तविक ज्ञान से जो है वो ज़्यादा उसकी या जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनसे उनमें क्रिया करके वो ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीखता है। अगला जो सिद्धांत है सुनियोजित योजना। सुनियोजित योजना से तात्पर्य कि पहले से प्लान की हुई एक्टिविटी, हम उसके लिए पहले से ही ऐसी क्रियाओं की योजना बना के रखें, तो उससे क्या होगा, एक तो समय की बचत होती है, साथ ही हमने एक स्टेप पे बालक को क्या सिखाया, अब हमें आगे उसको क्या सिखाना है, ये हमें इसकी जानकारी जो है वो सुनियोजित योजना के द्वारा जो है वो पता चल जाती है। क्योंकि हर जो एक्टिविटी है यदि वो प्लान्ड होगी तो उस एक्टिविटी को करने के लिए बालक को पर्याप्त समय जो है वो प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि हमने योजना नहीं है हमारे पास, तो जिस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा समय चाहिए हो सकता है हमने उसको कम समय में ही हम उस एक्टिविटी को समाप्त कर दें और बच्चा अच्छे से जो है उस क्रिया में अपना ना तो मनोरंजन कर पाए और ना ही उस क्रिया के द्वारा वो कुछ सीख पाए। अगला जो एक सिद्धांत है वो है बालक को सीखने से पूर्व उसके लिए खिलौने तथा जो सामग्री का प्रयोग करना, जो बालक को सीखने में उसके पूर्व परिचित खिलौनों तथा सामग्री का उपयोग करना। इससे तात्पर्य कि ऐसे खिलौने या सामग्री जो बच्चों को आकर्षित करती है, यदि उनसे हम बालक को सिखाने का प्रयास करें। जैसे हम देखते कि विभिन्न जो मोटर गाड़ी वगैरह होती है ना, जैसे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इसी तरह से हम बात करें कि ब्लॉक्स वगैरह हैं कलरफुल, तो इन्हीं के माध्यम से बालक को खेल खेल में हम सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो खिलौने हैं वो बालक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनसे जब हम बालक को कोई भी चीज़ को सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चा जो है वो जल्दी से सीख जाता है। अगला जो सिद्धांत है कि भाषा सीखने की क्रिया में एक औजार का कार्य करती है। जो भाषा होती है वो लर्निंग में जो है एक टूल का कार्य करती है, क्योंकि यदि व्यक्ति के पास भाषा है तो वो जल्दी से जो है वो किसी भी चीज़ को सीख जाता है। तो यहाँ पर जो है विभिन्न क्रियाओं जो कराई जाती हैं बालक को भाषा के माध्यम से उनको आसानी से सीख जाता है। जैसे हम बात करें कि बच्चे को बजाय टीचर ही लगातार बोलते रहे या घर में जो है वो पेरेंट्स ही बोलते रहें,
और बालक को जो है वो आपस में बातचीत करने का जैसे विद्यालय में अवसर ना दे तो बालक उतनी आसानी से नहीं सीख पाता। जब बालक खुद बोलता है, खुद शब्द ज्ञान करता है, तो वो जल्दी से जो है वो चीज़ों को सीख जाता है। जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि बच्चे जैसे लंच टाइम में स्कूल में जो है वो आपस में जब बातचीत करते हैं तो विभिन्न प्रकार की टीचर जो है उनसे बातचीत करके उसी में बीच में बैठकर उन्हें सब्जी आदि के बारे में, है ना, भोजन के बारे में कोई जानकारी देना चाहती है तो बच्चा भी बोलता रहेगा और शिक्षक भी बोलता रहे। तो एक तरह से भाषा ने जो है वो उसके सीखने की क्रिया को जो है वो आगे बढ़ाया और एक औजार के रूप में या एक टूल के रूप में जो है वो भाषा ने कार्य किया। फिर अगला जो सिद्धांत है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। ये हमने जितने भी ईसी के टाइप्स पढ़े थे उसमें देखा है कि इन विद्यालयों में जो है वो शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो कम होना चाहिए बड़े बच्चों की तुलना में। हमने देखा था कि 20-25 बच्चों पर जो है वो एक टीचर हो। वो इसीलिए ज़रूरी है कि उससे बच्चे पे पर्सनल अटेंशन जो है वो टीचर की जाती है। जब टीचर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है तो वो समझ पाता है कि बच्चा जो है उसको किस प्रकार की क्रियाएं उसको सिखाई हैं और बच्चे ने क्या सीखा है, क्या कमी है उसमें। इसी तरह से बच्चे की किस क्रिया में ज़्यादा रुचि आ रही है, क्या बच्चा ड्राइंग अच्छे से करता है या गाने में रुचि है या नृत्य में रुचि है, तो ये व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने पर हम बच्चे को उस तरह की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है कि सीखने की जो क्रिया है उसमें बालक को प्रेरणा प्रदान की जाए। अभी जो मोटिवेशन है या प्रेरणा है ये जीवन के प्रत्येक कार्य में आवश्यक है, क्योंकि बालक जो है यदि सफल होता है, कोई भी कार्य करता है और उसकी कोई प्रशंसा कर दे, है ना, उसे मोटिवेट कर दे, तो बालक बहुत जल्दी से और बहुत परफेक्शन के साथ उस कार्य को करता है। तो ये जो है अत्यधिक यदि हम उसे छोटी छोटी चीज़ों पर जो है उसे मोटिवेट करें तो वो आसानी से विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न बातें जो हैं वो सीख जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है और लास्ट ये कि क्रियाएं बालक की आवश्यकता पर केंद्रित हो। इसका मतलब है कि बालक की जो क्रियाएं उनकी आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। ऐसी क्रियाओं का बालक के लिए चयन किया जाए जो कि उसकी पसंद और आवश्यकता को पूर्ण करें। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे तो हमें उन्हें शूज़ में लेस बांधना सिखाना है, बालों को कंघी करना सिखाना है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो बच्चे की आवश्यकता को भी पूर्ण करें और साथ ही जो है उसका मनोरंजन भी करें। तो ये हमने देखा कि किस तरह के सिद्धांत जो है वो जब भी एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे बच्चों के लिए तो किन किन सिद्धांतों को जो है ध्यान में रखा जाएगा। अब इसमें जो है वो कुछ गतिविधियाँ के हम टाइप्स देखेंगे। हालांकि हम विभिन्न जो प्रकार पढ़े हमने इसी के, उसमें सब में हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और उपकरण देखे, लेकिन हमने यहाँ हम बात कर रहे हैं कि NCERT जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने 1970 में कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो है बच्चों के लिए सजेस्ट की हैं जो प्री स्कूल में जो है वो करवाई जा सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया पहली खेल संबंधी गतिविधियाँ। अब खेल संबंधी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक खेल है, रस्सी कूदना, है ना, चलना, दौड़ना, ये जितने भी खेल है वो जो कि शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं वो खेल संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो उन्होंने बताई है प्रयोगात्मक जीवन संबंधी गतिविधियाँ। अब इसमें प्रयोगात्मक जीवन जैसे इसमें हम बच्चे को अपने शरीर की स्वच्छता के बारे में, दांतों की सफाई, हाथ को जो है अच्छे प्रकार से धोना, अपने जूते साफ करना, अपने कपड़े को स्वच्छ रखना, शूज़ में लेस बांधना, बटन बांधना, ये क्या है प्रयोगात्मक जीवन संबंधी गतिविधियाँ हैं। तो ये जो है वो बच्चे के लिए प्री स्कूल में आयोजित की जा सकती हैं। फिर है भाषा विकास संबंधी गतिविधियाँ। इसके लिए हम देखते हैं कि बच्चों को बोल कर जो है पढ़ाया जाता है, विभिन्न चार्ट्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। इसी तरह से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कहानी जो है बच्चों को सुनाई जाती है, कविताएं जो है वो बुलवाई जाती है, वो सारी भाषा विकास संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह गणितीय प्रत्ययों से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं इसमें मात्रा की इकाइयों के नाम बताना, गणितीय जो चिन्ह हैं उनको समझाना, आकृतियों को समझाना, माह व दिनों के नाम, अंकों का ज्ञान कराना आदि क्रियाएं जो हैं वो आती हैं। मतलब गणितीय प्रत्यय से यहाँ ये तात्पर्य नहीं
कि हम उसे कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स सिखाने की बात करें। यहाँ पर इसका संबंध है कि छोटे छोटे जो प्रत्यय हैं, जैसे हम अंक ज्ञान, उनको खेल खेल में ही अंकों का ज्ञान जो है वो कराए जा सकते हैं। प्लस माइनस ये जो चिन्ह है वो हम उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो है वो जोड़ना घटाना जो है छोटे छोटे अंकों का वो सिखा सकते हैं। फिर है विज्ञान से संबंधित गतिविधियाँ। विज्ञान की गतिविधियों में जैसे मात्रा, विभिन्न आकार व रूप, रंग, स्पर्श, तापमान, गैस व तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, प्लांट व एनिमल लाइफ साइकिल आदि की जानकारी जो है वो हम दे सकते हैं। मतलब छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से हम उन्हें आकार, भार, इनकी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। साथ ही प्रकृति जो है उससे परिचित करवा सकते हैं। फिर है रचनात्मक व सौंदर्यात्मक गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत जैसे बच्चे से हम करवाते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग करवाना, पेपर फोल्डिंग करवाना, है ना, पेपर से जो है वो बहुत सारी कोलाज बनवाना बच्चों से, वेस्ट प्रोडक्ट से जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाना। कल हमने बात ही की थी कला शिक्षा की, तो कला शिक्षा के अंतर्गत जो गतिविधियाँ हमने कल पढ़ी थी वो गतिविधियाँ जो है वो रचनात्मक व सौंदर्यात्मक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि बच्चों के लिए जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान की जानी चाहिए, और इन एक्टिविटीज़ को प्लान करते समय कौन कौन से सिद्धांत जो है वो काम में लिए जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं तो उनका जो आधार या आवश्यकता है इस समय कि बच्चे को खेल के माध्यम से मनोरंजनात्मक रूप से जो है हम धीरे धीरे उसे कुछ सिखाने का प्रयास करें। ये हमारा टॉपिक जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे ईसीई के जो मैक्सिमम टॉपिक्स भी जो है वो अब कंप्लीट हो गए। तो अब हम पूर्व विद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त जो हमारे टॉपिक हैं उनको नए लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।